Guys, in this video I shall be starting with types of equilibrium under Keynesian theory. Well guys, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम अगर आप ASAD देखें, इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम करेंगे, दैट इज AD एंड AS आर इक्वल एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब अगर आप नीचे देखें तो एक्चुअल में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम E पर है, लेकिन डिमांड किसी वजह से कम हो गई और इक्विलिब्रियम अब E1 पर आया. इसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो इट इज वेयर AD is equal to AS, no doubt about it, that is equilibrium, but resources are not fully employed. Next is over full employment. Well, in this case E is your full employment equilibrium, demand is more at full employment equilibrium. This is called over full employment equilibrium. So again AD will be equal to AS because equilibrium is there, but at a level higher than full employment. So इसी से हम एक्सेस डिमांड बनाते हैं और इन्फ्लेशनरी गैप. वेल इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज मोर देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो यू कैन सी दैट द सेम थिंग हियर. दिस एरिया AE इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन. सो बेसिकली जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, और आप सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे एंड दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. नाउ द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड: टैक्सेस कम कर दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए. वेल आप एक बात तो मानेंगे ना, AD बढ़ने से एक्सेस डिमांड आया. AD क्या होते हैं? C प्लस आई प्लस G प्लस NX. टैक्स कम होगा, C बढ़ेगा, AD बढ़ेगा, G बढ़ेगा, AD बढ़ेगा, I बढ़ेगा, AD बढ़ेगा. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ी तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो AD बढ़ेगा. एक्सपोर्ट्स बढ़े तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, AD बढ़ेगा. इंपोर्ट कम हुए तो भी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और AD बढ़ेगा. नेक्स्ट है गाइस, इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे? आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हैं, एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहेगी. प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई. तो अब हम इस एक्सेस डिमांड से छुटकारा कैसे लें? व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड? तो पहला है बेटा फिस्कल पॉलिसी. वेल इट इज द एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अकॉम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. इसके अंदर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे क्योंकि G कम होगा तो AD कम हो जाएगा. टैक्सेस बढ़ा दे तो C कम हो जाएगा तो भी AD कम हो जाएगा. एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. तो आप बताओ, ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है इकॉनमी में, प्रिंटिंग करनी चाहिए नई करेंसी की या कम कर देनी चाहिए? डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल. अब आते हैं मेरे बच्चों मॉनेटरी मेजर्स. Well, it is the policy of the central bank of a country to control money supply and credit. तो पहला है क्वांटिटेटिव बैंक रेट. वेल द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, और ऑब्वियसली बैंक रेट बढ़ा देनी चाहिए. इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को ही महंगा पड़ेगा लोन सेंट्रल बैंक से लेना, तो वो आगे जनरल पब्लिक को भी महंगा देंगे एंड दैट विल डिस्करेज पीपल टू बोरो. Open market operation, it refers to the policy of central bank to buy and sell government security from or to the public and commercial bank. तो आपको नहीं लगता है इस केस में सेल करनी चाहिए सिक्योरिटीज? क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक सेल करेगा फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा और कमर्शियल बैंक की जो कैपेसिटी है लेंड करने की वो कम हो जाएगी. कैश रिजर्व रेशो. वेल इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नेट टोटल डिमांड इन टाइम डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. ये भी बढ़ा देने चाहिए क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखेगा तो उसके पास खुद के पास कम बचेगा एंड इन दैट सेंस उसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. SLR. Well, it is a fraction of net total demand and time deposit that commercial bank must keep with themselves in the form of liquid asset. तो अगर उनको ये अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना है कुछ पैसा, तो डोंट यू थिंक अगर उसको भी बढ़ा दिया जाए तो उनको अपने पास लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो लोन की उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, लोन देने की कैपेसिटी. क्वालिटेटिव. वेल क्वालिटेटिव है आपका मॉरल सुएशन. Well, it refers to the combination of persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with the policy. Well, in excess demand central bank रिक्वाइज करेगा, एडवाइस करेगा या परसुएट करेगा बैंक्स को कि भाई तुम स्पेकुलेटिव और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए लोन मत दो. अब आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. देखो बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड एंड द सिक्योरिटीज अमाउंट. तो अब सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, और 1,50,000 की सिक्योरिटी रखवा ली गई बैंक के द्वारा. तो डोंट यू थिंक ये जो डिफरेंस है 50,000, यही है मार्जिन रिक्वायरमेंट. और आपको नहीं लगता मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देनी चाहिए? वाई बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो लोग लोन लेने के लिए डिस्करेज होंगे एंड दैट इज व्हाट वी वांट.
क्रेडिट रेशनिंग को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन दे या ना दे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो वो ब्रोकर्स वगैरह को या जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं उनको लोन देने से मना कर सकता है कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट है गाइस डेफिशिएंट डिमांड, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इम्पैक्ट और उसके जो मेजर्स हैं बिल्कुल उल्टे आप इसमें कर सकते हैं। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। आइए सबका फेवरेट टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेल इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है। एक तो ये है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दो और फॉर्मूलाज हैं। सी y इज इक्वल टू C प्लस आई, AS/AD इक्वालिटी, तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा आई। सो डेल्टा आई विल बी डेल्टा y माइनस डेल्टा C। के का ये फॉर्मूला है, डेल्टा आई को रिप्लेस किया इससे, फिर राइट हैंड साइड को डेल्टा y से डिवाइड किया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। आराम से देख लीजिए। सो अब के तीन फार्मूलाज हो गए, एक हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा आई, एक हो गया 1/1 माइनस MPC, और एक हो गया 1/MPS। क्लियर? आइए इसके एप्लीकेशंस करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन के एंड MPC, सो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। हाउ? आप देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया के का, अगर मैं MPC 0.5 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है के, और 0.75 रख रहा हूँ तो 4। रिलेशनशिप बिटवीन के एंड MPS, वेल 0.5 रख रहा हूँ तो 2, 0.25 रख रहा हूँ तो 4, यानी इनवर्स रिलेशन। तो बच्चे कहते हैं तो मैथमेटिकल है, कोई लॉजिक बिल्कुल है। आप बताइए अगर MPC ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना? हाँ। वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम, हाँ। तो कंजम्पशन ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा, क्योंकि मल्टीप्लायर है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ के, वेल गाइस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ के जो है वो MPC की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। सो डोंट यू थिंक बेटा MPC की मिनिमम 0 है तो के की मिनिमम 1, और MPC की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो के की इन्फिनिटी। हम इसको एक और तरीके से भी सीख सकते हैं, अभी बताता हूँ। अब है बेटा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सपोज गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डोंट यू थिंक वो जिन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा होगा, रोड बनाए होंगे, उनकी इनकम क्रिएट होगी 100 करोड़। वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम। अब सपोज उनका MPC 0.9 है तो वो 90% खर्चेंगे इसका, तो अगेन अब वो जिस पे 90% खर्चेंगे दैट इज 90 करोड़, उनकी इनकम 90 करोड़ हो जाएगी। अब उनका MPC भी 0.9 तो वो 81 हो जाएगी अगले की इनकम। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये टोटल आप देख सकते हैं डेल्टा y 1000 ना हो जाए। मैं क्लासेस में आपको ऑलरेडी सारा डिटेल में करा ही चुका हूँ, सो इट्स लाइक अ क्विक ब्रश अप। अब ये बताओ मेरे बच्चों, इस चीज़ को भी तो हम प्रोसेस से सीख सकते हैं, कैसे बताता हूँ। अगर यहाँ पे MPC 0 होता तो डोंट यू थिंक जो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किए वो कहीं और फिर अगर MPC 0 होता तो वो कहीं और स्पेंड ही ना होते, है ना? तब भी 1 राउंड इंक्रीज इन इनकम होता, जिन्होंने ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा उनकी इनकम तो 100 करोड़ बढ़ती ना बेटा। सो इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज 1। ठीक है। अच्छा, अब अगर MPC होता है यहाँ पे 1 यानी 100%, इन्होंने 100 खर्चा, उन्होंने भी 100 खर्चा, आगे भी 100 होगा, ये 100 चलता रहेगा। सो डोंट यू थिंक बच्चों द मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफिनिटी। सो दिस इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ा ही शॉर्ट सा वीडियो बनाया आपके लिए मैंने, ताकि आप जल्दी से इस चीज़ को सारा समझ सकें। सो गाइस, बाकी आप डाउट्स के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और मैं क्लास में आपको कम से कम 6 बारी करा चुका हूँ, आगे 6 बारी और करेंगे।